नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मिश्र क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी दल के नेताओं ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विरोधियों को सीधी टक्कर देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक और विरोधी दल के नेताओं के साथ सत्ता पक्ष के नेताओं ने सूबे की योगी सरकार के जनप्रतिनिधियों का टिकट कटवाने के लिए उनके क्षेत्र की नाकामियों को गिनाने में जुटे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के रोहनिया के विधायक सुरेंद्र सिंह। आइए जानते रोहनिया विधानसभा में आपने अब तक क्या विकास कार्य किया है और आपकी कैसी है तैयारी। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आगामी वर्ष के लिए शुभकामना प्रदान करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चुनाव आने पर नहीं किया जाता है। हम सब लोग लगातार 5 साल क्षेत्र में काम करते हैं और हमारी हर समय तैयारी रहती है। चुनाव जब शुरू हो जाएगा हम लोग चुनाव के मैदान में आ जाएंगे। वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार जनता के बीच में रहकर विकास के कार्यों की झड़ी लगा रहे हैं, इसलिए हमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। आज चुनाव का घोषणा हो जाए, कल से हम चुनाव मैदान में रहेंगे। आपकी क्या तैयारी है? मैं केवल और केवल विधानसभा सत्र के समय लखनऊ में रहता हूं, उसके अतिरिक्त मैं हमेशा क्षेत्र में रहता हूं, इसलिए मेरे को कोई अतिरिक्त तैयारी की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तैयार हूं, जब घोषणा होगी मैं तैयार हूं पूरी तरह से। कोई विरोधी हम सबके बीच में टक्कर देने के योग्य नहीं है, क्योंकि जनता ने मेरे क्षेत्र की देखा है कि किस तरह से उन लोगों ने अपने शासनकाल में गरीबों को लूटा है। क्षेत्र की जनता त्रस्त थी, केवल अपने में मस्त रहने वाले नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर उनको पुनः पिछली बार से अधिक शिकस्त मिलेगी। विधायक जी, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार सपा के साथ सुभाषपा सहित दर्जनों क्षेत्रीय दलों का गठबंधन हो चुका है, जिसके चलते चुनावी समीकरण बदल गए हैं, इसका आपके विधानसभा पर कितना असर पड़ने वाला है और आपका समीकरण क्या है? देखिए, जो लोग हताश और निराश हैं, दौड़ दौड़ कर एक दूसरे की गलबहियां कर रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ गलबहियां कर रहे हैं जिनका सामाजिक समरसता के हिसाब से एक दूसरे का तालमेल नहीं है। विधायक जी, अभी तक आपने अपने विधानसभा में किन ग्राम सभाओं में क्या काम करना शेष है जो आप आगामी कार्यकाल में उसे पूरा करने के लिए आप विधानसभा में वादा करेंगे? देखिए, मैं पिछले बार भी कोई वादा नहीं किया था। हमारी पार्टी अपनी जो मैनिफेस्टो जारी करती है हम उसी पर काम करते हैं, लेकिन क्षेत्र की जो लोकल समस्याएं हैं उसके लिए मैं निरंतर लगभग प्रत्येक गांव में काम किया हूं। कहीं सड़क बनी है, कहीं हैंडपंप लगे हैं, कहीं अन्य कार्य हुए हैं, कहीं नाला बना है। जो भी काम जनता के सामने समस्या दिखती है मैं लगातार उस पर काम करता हूं और अलग से कोई वादा नहीं करना चाहिए। हमारा जो अपना मानना है, जो भी समस्या आती है उसके समाधान के लिए या जो दिखती है उसके समाधान के लिए एक जनप्रतिनिधि का प्रयास करना कर्तव्य होता है और वो मैं कर रहा हूँ। विधायक जी, कुछ काम ऐसा गिनाइए जो कि आपने अपने 5 साल में कराया है, जो ऐतिहासिक काम हुआ है, जिसके लिए क्षेत्र की जनता आपको धन्यवाद दे रही है। देखिए, मेरा क्षेत्र एक तरह से बड़ी संख्या में बड़ा क्षेत्रफल का शहरी हो गया है और बहुत बड़ी बड़ी गांव पंचायतें हमारी नगर निगम में इस समय आ चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं कोई ऐसा ऐतिहासिक बड़ा काम हमारे क्षेत्र में जमीन न होने के नाते संभव नहीं है। आज इस समय में आप अगर मेरे क्षेत्र में जाएंगे तो कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जो जहां सड़कें न बनी हो या जहां सरकार की योजना के हिसाब से पेयजल की व्यवस्था नहीं है। आज हमको लगभग 20 गांव पंचायतों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से घोषणा किया था सुजल जलधारा का, गांव में टंकी बन चुकी है। लोगों को हर घर में जल पहुंचाने के लिए नल की व्यवस्था की जा रही है। आप छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि जब से BLW बना है तब से एक 350 लगभग 320 मीटर की सड़क DLW और नाथुपुर डगरा के बीच में थी। प्रतिदिन वहां दोनों मीटिंग जाम लगता था, लेकिन मैंने प्रयास किया है, बड़े बड़े नेता यहाँ मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो पाया था। वो सड़क पतली होने के नाते प्रतिदिन जाम दोनों मीटिंग लगा करता था, लेकिन आज वो सड़क चौड़ी होने जा रही है।
मिट्टी पड़ चुकी है, सड़क बनने जा रही है। इसी तरह बीएलडब्ल्यू से मड़ौली होते हुए सेंट जॉन को क्रॉस करेंगे, आप जब जाएंगे जीटी रोड के पास, वो सड़क इतनी खराब थी कि वहां की लोग और आने जाने वाले लोग प्रतिदिन बड़ी संख्या में वहां से लोग गुजरते हैं, उसको सीसी रोड बनवाया गया। अभी आपने देखा होगा हैदराबाद गेट से अदलपुरा मार्ग तक आने के लिए 2.5 किलोमीटर लगभग सीसी रोड बनी है। सुसवाही से वृंदावन होते हुए अदलपुरा मार्ग पर सीसी रोड बनाई गई है, जो भी लगभग 2 से 2.25 किलोमीटर की बड़ी बड़ी सड़कें। इस तरह बड़े बड़े काम, चाहे सड़क का हो या अन्य कोई काम हो, इस क्षेत्र में बड़े बड़े काम हुए हैं। कोई ऐसा बड़ा काम जमीन की वजह से इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है। अभी देखिए, एक बहुत बड़ी आवश्यकता इस क्षेत्र की है, जो नाले की है, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र शहरी होने के नाते जल निकासी की एक प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है और इस पर योजनाएं बन रही हैं। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास यह है कि अपने क्षेत्र की जल निकासी की विधिवत व्यवस्था हो जाए। अभी त्वरित योजना से 3 करोड़ का मैंने 15 सड़कों का उद्घाटन किया है। आज एक हमारे निधि की, जो 3 करोड़ की निधि की थी, उस सड़कों का लोकार्पण भी कई जगह हो चुका है और लगभग 20 सड़कों का अभी उसका शिलान्यास, ताकि काम शुरू हो जाए। और कई काम ऐसे हैं, लगभग 75 सड़कें इस क्षेत्र सीजन में हमारी बनने जा रही हैं। सड़कों का जाल पूरे क्षेत्र में बिछाने का मेरा प्रयास है और जब से आवागमन सही नहीं होगा, हमारा आप जानते हैं बड़ी संख्या में हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र भी है, जिसकी वजह से किसानों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए प्रत्येक गांव में मुख्यमंत्री के घोषणा के हिसाब से और यदि जहां जगह नहीं है उसको नया पंचायत स्तर पर हम लोग गौशाला बनवा रहे हैं, ताकि किसानों को इससे पूरी तरह निजात हो जाता है छुट्टे पशुओं से। अभी नील गाय की जो समस्या थी, जिसको घड़रोज कहा जाता है, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए लगातार बड़े पूरी स्पष्टता के साथ हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि नील गाय हम लोगों के ये घड़रोज समाप्त हो और इनको पकड़कर कहीं हम बाहर ले जाएं, ताकि किसानों को कोई समस्या न हो। किसानों को जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि दिया है और बड़े बड़े काम किसानों के लिए जो उन्होंने शुरू किया है, निश्चित तौर पर इसका प्रभाव किसानों के ऊपर है। और जो किसान आंदोलन थे, वही कारण है कि किसान आंदोलन का प्रभाव इधर नहीं हुआ। अभी घरौनी बन रही है। आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे स्थान पर थे जिनका मकान तो 50 साल से, सैकड़ों साल से बना हुआ है, लेकिन उनके पास उस मकान का अपना कागज नहीं था। आदरणीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही सहृदयतापूर्ण निर्णय लिया है कि प्रत्येक गांव पंचायत में ऐसे लोग जिसके मकान का अपना जमीन नहीं है और वो सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, उनको उनका मकान का स्वामित्व दिया जाए जमीन का। विधायक जी, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में विरोधी दल सूबे की योगी सरकार को बढ़ती महंगाई, किसानों की नाराजगी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर घेरेंगे। ऐसे में भाजपा का चुनावी मुद्दा क्या होगा और किस दल की होगी भाजपा से सीधी टक्कर? देखिए, सबसे पहले तो देश की जनता ये देख रही है कि लगभग 2 साल से कोरोना जैसी महामारी से परेशान थी और है भी। अभी उसका एक नया स्वरूप सामने आ गया, जिससे पुनः बचने की लोगों को जरूरत है। पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति चरमरा उठी थी। रेल का चक्का हिंदुस्तान में कभी बंद नहीं हुआ था, रेल का चक्का बंद हो गया, हवाई जहाज चलने बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, मेडिकल बंद हो गए। ऐसी विषम स्थिति में भी आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी ने जो साहसिक कदम उठाते हुए देश की जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, चाहे उन्हें राशन से हो, चाहे दवाई से हो, चाहे अन्य सुविधाओं की हो, सब कुछ बंद होने के बाद भी कोई हिंदुस्तान में ऐसा गरीब नहीं था जिसके घर में चूल्हा जला हो। मैंने टीवी पर, आप लोग भी देखे होंगे टीवी पर, वो सीन भी देखा गया था कि अमेरिका में बड़ी बड़ी लग्जरी कारें रोक कर सड़क पर लोग भोजन पैकेट के लिए झगड़ा कर रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां पर कहीं भोजन के लिए कोई झगड़ा नहीं हुआ। दवाई से लेके, भोजन से लेके अन्य सुविधाओं देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया है। महंगाई जिसके वजह से बढ़ने की थोड़ा ही संभावना बढ़ी है
और निश्चित तौर पर महंगाई का जो दबाव था देश की जनता के ऊपर, उसको दूर करने के लिए आदरणीय योगी जी और मोदी जी लगातार गरीब जनता को भोजन फ्री में राशन दे रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया है ताकि महंगाई का मार उनके ऊपर झेल न पड़े, वो लोग आसानी से रह सकें। महंगाई के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री के निर्णय के अनुसार 12 रुपया 14 रुपया डीजल और उसमें कमी हुई है, जिसका भी काफी असर पड़ा है और पुनः सरकार और प्रयास कर रही है। आप जानते हैं कुछ ऐसी जीन्स होते हैं, ऐसे चीज होते हैं जो सीजनल होते हैं और सीजनल होने के नाते जब सीजन में उनका कमी होती है तो महंगाई बढ़ता है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। जैसे इस समय सब्जियां चल रही हैं, तेल की मात्रा में, तेल के रेट में भी कमी आया है, अन्य सभी के रेट में कमी हुई है, महंगाई भी कम हो रही है। निश्चित तौर पर जनता इस चीज को जान रही है और जहां तक हमारी टक्कर की बात है, भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में कोई दल टक्कर के में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पुनः बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत। जो बहुमत हमको पिछली बार मिला था उससे ज्यादा संख्या में विधायक भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के हमारे जो जीत के आएंगे उत्तर प्रदेश में, हम पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। विधायक जी, पिछली बार जिस तरह मोदी लहर चल रही थी, इस बार लहर नहीं है। ऐसे में जितने भी सर्वे अब तक आ रहे हैं उसमें भाजपा को 300 का आंकड़ा पार करते भी नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और सीधी टक्कर वो आपको दे रहे हैं। इसको आप कैसे नकार सकते हैं? देखिए, पिछली बार जो लहर आप देख रहे थे, इस बार करंट चल रहा है, अंडर करंट। आप किसी भी अपने कैमरे को लेके किसी गरीब के घर में जाइए और उनसे पूछिएगा कि आपको भोजन किसने दिया है, राशन किसने दिया है, आपको दवा की व्यवस्था किसने दी है। आप हमको बताइए। जिस गरीब को दवा करने के लिए पैसा नहीं था, उसके लोग तड़पते मरते थे, खेत गहना मकान भी बेचा जा रहा था। अगर 5 लाख रुपए का उनको फ्री आप कास्ट दवा करने का छूट किसी ने दिया है तो भाजपा सरकार और मोदी जी ने दिया है। 2 साल से निःशुल्क राशन मिल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में आज हमारे देश में निःशुल्क आवास बना है, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास। निःशुल्क बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने वो समय भी देखा है जब 4-6 शहरों में केवल बिजली दी जा रही थी। किसान सिंचाई के लिए परेशान था। आम जनता अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बैटरी का इंतजाम किया करती थी। लेकिन आज आपने देखा होगा और कहीं भी जाके सर्वे कर लीजिए, बैटरियों की दुकानें बंद हो गई, चार्जर इन्वर्टर की दुकान बंद हो रही है। लोग 24 घंटे बिजली पा रहे हैं, 18 से 22 घंटे 24 घंटे बिजली पा रहे हैं। क्या ये हमारे प्रदेश की जनता भूल जाएगी? आज सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको। आज आप यकीन मानिए, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री के काम के नाते, इनके सुशासन के नाते, भ्रष्टाचारियों और गुंडागिरी से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह तैयार है। और अखिलेश जी कितना ही दौड़ लें, जनता पिछले बार के उनके कारनामों को याद किया है। किस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट का बवाल मचा था। लेकिन पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार और के नेतृत्व में जनता यहां की सुकून की जिंदगी जीने के लिए आदरणीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। विधायक जी, कश्मीर में धारा 370, अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण, बनारस में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, यूपी के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितना फायदेमंद साबित होने वाला है? देश की जनता लगातार चिल्ला रही थी कि धारा 370 को हटाना है। इस देश के प्राण, जिन्हें जनता भगवान मानती है, ऐसे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। काशी में बाबा विश्वनाथ का उद्धार होना चाहिए, जो दुनिया का उद्धार करते हैं। इन्हीं सभी कामों को करके हमारी सरकार ने जनता को विश्वास दिलाया है
कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज हमारी एक निवेदन और आपसे है कि आप जनता के बीच में जाकर सर्वे करिए और इन भ्रष्टाचारी और गुंडागिरी करने वाले राजनीतिक नेताओं और पार्टियों के विषय में भी जानकारी करिए। कोई टक्कर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सर पर दौड़ रही है, कोई नजदीक भी नहीं है। मित्र, आपको बताना चाहूंगा, राम मंदिर धारा 370 इस देश की डिमांड थी और इस डिमांड को पूरा करके आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश के लोगों को के ऊपर जो विपत्ति आई थी, उस समय जो परेशानी हुआ करती थी, जो समस्याओं को उन्होंने झेला था, उसको दूर किया है। निश्चित तौर पर जनता इस बात को भूल नहीं रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार जो 370 हटाई है, आप जानते हैं, जाके वहां के लोगों से पूछिए कि किस तरह से वे सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में किस तरह से लोगों का आवागमन हो रहा है, किस तरह से पर्यटन के लोग बड़ी संख्या में वहां जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ में जहां आप जानते थे 10,000 लोग भी नहीं जा पाते थे, अब सकरी गलियों के नाते दर्शन ठीक से नहीं हो पाता था। आज आपने देखा होगा 2 दिन में 5 लाख लोग गए हैं। ये सामान्य बातें नहीं है। आप बताइए, या मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जो जनता वहां जा रही है दर्शन करने, पर्यटक, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी को केवल लाभ मिलेगा या उनके जेब में पैसा आ रहा है? आज वहां 5 लाख लोग अगर आए हैं तो रिक्शे वाले को फायदा होगा, माला बेचने वाले को फायदा हुआ होगा, वहां पर जो हमारे अन्य लोग हैं जुड़े हुए नाविकों को फायदा हो रहा है, तमाम होटलों को फायदा हो रहा है। इस वाराणसी में पर्यटन का जो माहौल बना है, निश्चित तौर पर इस बात को भी आप ख्याल करिए। कोई भी विधानसभा ऐसा नहीं है जहां 50 लाख रुपए का पर्यटन के लिए मुख्यमंत्री संवर्धन योजना में न गया हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक को लगातार ये संदेश देने में कामयाबी हासिल की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार उत्तर प्रदेश के गरीबों की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों की सरकार है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की सरकार है, उत्तर प्रदेश के लोगों की सरकार है। हम बबुआ और बुआ के चक्कर में पड़कर विकास के काम को नहीं रोकते हैं। अखिलेश बबुआ जितना भी आवे कोई दिक्कत नहीं है, उनका दमखम टूट जाएगा। अब देख रहे हैं किस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप जो उनके ऊपर लगा करता था अब धीरे धीरे खुल रहा है। कैसे उनके नेता पकड़े जा रहे हैं, कैसे उनके धन्ना सेठ पकड़े जा रहे हैं। अब चिल्ला रहे हैं लोग, चिल्लाना बंद करिए, जो खाया है वो निकाला जाएगा आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनता भी इस बात को देखती है, जनता सब कुछ जानती है। विधायक जी, तो ये माना जाए कि 2022 में भाजपा इस बार हिंदुत्व वाली छवि के साथ विरोधियों का मुकाबला करेगी और हिंदू मुस्लिम को बांट करके इस चुनाव को जीतेगी। एक बात हमको बताइए, आप खड़े होके किसी धर्म के विषय में बात करें तो हम उसका प्रतिवाद नहीं करें। आप जाकर केवल और केवल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने कब्रिस्तान बनाया है, यह आपका सदाचार और सहिष्णुता की बात थी। हम कहते हैं कि हम सबके लिए विकास करेंगे तो हम उन्माद फैला रहे हैं। निश्चित तौर पर आप जहां भी देख लीजिए, जिस भी वार्ता पर आप जाइए, अगर उनके लोग हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदुओं के खिलाफ किसी सभा में बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा, हमारी पार्टी भी बोलेगी और प्रदेश की जनता भी बोलेगी। प्रदेश की जनता माइक लगाकर नहीं चिल्लाती है, प्रदेश की जनता उनके इस भाषण का जवाब देती है बटन दबाकर। और लोग इसको कहते हैं कि हम धार्मिक उन्माद फैलाकर जीत रहे हैं। धार्मिक उन्माद कौन फैलाता है? धार्मिक उन्माद वे लोग फैलाते हैं अपने मंचों पर खड़ा होकर। आप तो ओवैसी को नहीं कह रहे हैं, आप अखिलेश की भाषा को नहीं कह रहे हैं, जो सीधे सीधे लोग जातिवाद का नारा देते हैं। हम सबकी बात करते हैं और ये तो आप ही के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए प्रदेश की जनता ये जानती है। आपकी बी टीम ओवैसी हैं जो आपको ही फायदा पहुंचाते हैं। ओवैसी ज्यादातर हताश और निराश लोग इस तरह की बात करते हैं। ओवैसी ही नहीं फायदा हमें पहुंचा रहे हैं, अखिलेश की भी भाषा जो है उससे हमें फायदा हो रहा है। ये लोग जो भी बोलेंगे, जनता, मैंने बताया आपसे, सब कुछ जज देखती है, सुनती है और जानती है। ये सारे लोग जिस तरह की भाषा निकाल रहे हैं, देश और प्रदेश की जनता
खूब समझती है इनको, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। प्रदेश और देश की जनता लगातार योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में विकास की लड़ी आगे बढ़ेगी, झड़ी आगे बढ़ेगी, गति आगे बढ़ेगी और ये विकास की गति अगले कार्यकाल में आप देखिएगा ये उस रफ्तार से बढ़ेगी जैसा कल्पना वो लोग नहीं किए होंगे। विधायक जी, 8 विधानसभाओं के टिकट कटने या बदलने की बात आ रही है मीडिया में, इसमें कितनी सच्चाई, आपको किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि किन किन विधानसभाओं का टिकट कट सकता है, बदल सकता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता टिकट के पीछे भागते नहीं है। आप जानते हैं हमारी पार्टी भागने वालों को टिकट देती भी नहीं है। पार्टी हमारी कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। आप जानते हैं कि मैं एक छोटे से किसान घर का लड़का, पार्टी ने हमको टिकट दिया, मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतरा और पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया था वो पार्टी को मैंने जीत दिलाई अपने अपने नेताओं के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और स्वयं अपने मेहनत के बल पर। आज भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, हमारे किसी विधायक के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता, हमारे किसी नेता के ऊपर आरोप नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे इन दोनों का कोई कैबिनेट हो, कोई आरोप नहीं लगा है मित्रों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो कटने की मिलने की बात हो रही है, आप जरा उनसे पूछिए जो इस तरह की बात करते हैं। क्या हमारे निर्णायक कमेटी में बैठते हैं? क्या किसी को जानकारी है कि हमारी कमेटी की बैठक कब पार्टी को टिकट देने के लिए हो रही है? कोई नहीं जानता। कयास दुनिया लगाती है। इसके पहले 5 साल पहले, 4.5 पौने 5 साल पहले कोई मेरे को कयास भी नहीं लगा था कि सुरेंद्र सिंह को टिकट मिलेगा। इसलिए मित्र, ये सभी अफवाहें हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी वो कार्यकर्ता होगा हमारी पार्टी का। हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। रोहनिया में इस बार आपसे किसकी टक्कर होगी? सुरेंद्र पटेल इस बार आपको टक्कर देंगे कि कोई और देगा आपको टक्कर? सुरेंद्र पटेल जी यहां से नहीं लड़ना चाहते हैं। सुरेंद्र पटेल जी का जो क्षेत्र है सेवापुरी, वहां से जाएंगे। मेरे यहाँ पिछली बार उनके छोटे भाई विधायक महेंद्र जी लड़े थे। आपने देखा होगा कि महेंद्र जी जितना वोट पाए थे लगभग मैं उससे जीता था, अपने संगठन, अपने नेता और अपने काम मेहनत की वजह से। मैं ये नहीं कह सकता कोई भी नेता लड़े, चाहे महेंद्र जी लड़े, चाहे अन्य कोई लड़े, मैं सबका स्वागत करूंगा, लेकिन एक विधायक के नाते। महेंद्र जी को लोग सुरेंद्र ही मानते हैं, इसलिए महेंद्र जी की तो कोई वैल्यू ही नहीं उनके सामने। तो ये मैं बताए, सपा आपको टक्कर देगी कि नहीं देगी? सपा सेकंड रहेगी? अब ये तो जनता के हाथ में है। सपा सेकंड रहेगी कि थर्ड रहेगी कि फोर्थ जाएगी, ये नहीं जानता। भाजपा फर्स्ट रहेगी, मैं जानता हूँ। जब भाजपा किस मैंने रोहनिया विधानसभा में कहा, किस ग्राम सभा में कमजोर पड़ती है जहां आपने काम किया है? पिछले बार का आपको पता होगा कि कहां आप कमजोर पड़े थे, वो कौन से गांव थे जहां आप इस बार मजबूत हो गए हैं? हम हर जगह मजबूत हैं, कहीं नहीं कमजोर हैं। आपने देखा होगा, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारे ऐसे ऐसे गांव में जहां से इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम वोट मिला था, वहां भी कौन से गांव वोट का खजाना मिला है। आप किसी भी गांव को देख लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे जो कुछ ऐसे गांव धर्मावलंबी जो थे, जो किसी दूसरे समुदाय से जुड़े थे, प्रतिशत में वोट हमको कम मिला है। और निश्चित तौर पर आज वो सभी ये चाह रहे हैं, वहां से बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ आते हैं और वार्ता होती है, लोग हमारे साथ हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। किसी गांव का नाम लेना उचित नहीं होगा। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं क्लाउन टाइम के सभी साथियों को और आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके मंगलमय जीवन, मंगलमय परिवार के लिए कामना करता हूं। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक